किस्सा खानी बाजार के करीब कूचा रसालदार में मस्जिद में धमाका हुआ, 30 अफराद शहीद हुए। ये बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है। कुछ दिन पहले जो है वो कोयटा में ब्लास्ट हुआ और आज पेशावर में। और ये गैर मुल्की साजिशें हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ आई हुई है। स्टाइल ऑफ अटैक है आईएस खुरासान, आईएस खुरासान प्लस टीटीपी, ये दोनों इस तरह के हमलों में मुलविस रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है पिछले दिनों पेशावर में हमला हुआ था पाकिस्तान के अंदर, और ये पेशावर के साइड बम धमाके होना या फिर कहे कि आतंकवादी हमले होना पाकिस्तान के अंदर अब कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये भी कई बार पता नहीं चलता कि भाई टीटीपी ने करवाया है या फिर किसी और ग्रुप ने करवाया है, और होता कई बार ये है कि करवाया किसी और ने होता है और टीटीपी यहाँ पर ये सारा क्रेडिट ले जाती है कि भाई हमने यहाँ पर अटैक करवाया है। अब सिचुएशन ये है कि पहले रशिया को अफगानिस्तान से भगाने के लिए फिर मतलब उस समय बहुत सारे जिहादी क्रिएट किए पाकिस्तान ने, उसके बाद कई सारे आतंकवादी ग्रुप को सपोर्ट किया कि रशिया चला जाएगा, बहुत सारे पैसे आ रहे थे तो उस पैसे के सामने अपनी अकल नहीं लगाई पाकिस्तानियों ने। अब उसके बाद सिचुएशन ये हो गई कि भाई वही सारे जिहादी पाकिस्तान में रह गए, अफगानिस्तान में रह गए, और उन्होंने फिर अपना इंडिपेंडेंट ग्रुप्स बनाए। आज वही पाकिस्तान, आज वही सारे आतंकवादी ग्रुप जो कि इंडिया को भी उन्होंने परेशान किया, लेकिन आज वही आतंकवादी ग्रुप पाकिस्तान को बहुत बड़े लेवल पर परेशान कर रहे हैं। ऊपर से टीटीपी वाला तो सिचुएशन है ही। पाकिस्तानी मीडिया में कई बार इसको रिपोर्ट नहीं किया जाता, लेकिन बॉर्डर के कई सारा एरिया है जो कि टीटीपी ने कब्जा कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक का मोरल डाउन ना हो जाए इसलिए पाकिस्तानी मीडिया में इसको दिखाया नहीं जाता। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की पेशावर धमाके की मजम्मत। और ये दहशतगर्दी का एक वाक़या है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और ये गैर मुल्की साजिशें हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ आई हुई है। लोगों को एक आंख नहीं भाता कि ये मुल्क अमन और पीस में तरक्की करे और आगे इस मुल्क में सियासी इंतशार और खलफशार है। ऐसे मौके पे इतना बड़ा वाक़या जो है, दिल हिला देने वाला वाक़या। ये बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है। कुछ दिन पहले जो है वो कोयटा में ब्लास्ट हुआ और आज पेशावर में किस्सा खानी बाजार में जो है आज सुबह को एक ब्लास्ट हुआ है, और उसके बाद तकरीबन अभी तक जो फिगर्स हमें मिली हैं उसमें 30 से ज्यादा लोग जो है वो अपनी जान से गए हैं, शहीद हो गए हैं वो, क्योंकि मस्जिद के अंदर ये ब्लास्ट किया गया। लोग जुम्मे का दिन है आज और लोग नमाज पढ़ने के लिए गए थे, तो जाहिर है रश था, बहुत ज्यादा क्राउड था और वहां पे इस तरह से ब्लास्ट हुआ और तकरीबन 50 के करीब लोगों को बताया जा रहा है जो कि जख्मी हैं। और इस तरह की जो बातें हैं या इस तरह के जो हादसे हैं वो पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम सबसे पहले फोकस करेंगे और हम इस पे बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं। जहां तक हम अगर शेख रशीद साहब की बात करें तो जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर है उनका कहना है कि इस बारे में कोई हाई अलर्ट या इस तरह की कोई बात नहीं की गई थी, कुछ नहीं बताया गया था और अचानक से ये सब कुछ हुआ है। दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो भी अपना कहना चाहिए प्रोटेस्ट लेकर इस्लामाबाद की तरफ आ रही है, पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी। क्या ये उनको रोकने के लिए है या ये सब कुछ हमें इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि हमने अफगानिस्तान का जिस तरह से साथ दिया ये उसका रिजल्ट है? लंबे अरसे के बाद नजर आ रहा है कि पेशावर के अंदर जो है इस तरह का हमला हुआ है। इससे पहले हम आदी हो चुके थे। आज से अगर 7-8 साल पुरानी बात करें तो हम इस तरह के हमलों के आदी हो गए थे कि सखानी बाज़ार हो, यूनिवर्सिटी टाउन हो या यूनिवर्सिटी रोड हो या पेशावर के बाकी इलाके हो, वहाँ पर ये एक रूटीन मैटर बन गया था। लेकिन अगर 2014 के बाद देखें या 15 के बाद देखें तो इसमें बहुत हद तक कमी, बल्कि 16-17 के बाद तो शायद इस तरह का कोई हमला रिकॉर्ड पर नहीं है कि पेशावर सिटी के अंदर हुआ हो। पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं, छोटे बड़े हुए भी हैं, लेकिन इस तरह का हमला जो है नहीं हुआ। इससे पहले 2005 से लेकर 2013 तक ये जो तकरीबन 7 से 8 साल का जो ड्यूरेशन रहा है, फेज़ रहा है, उसमें ये वाला तरीक़ाकार जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा और अभी तक इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने क्लेम नहीं की। लेकिन जो मुझे अंदाज़ा लग रहा है वो 2 लोगों का ये मतलब वे जो स्टाइल ऑफ अटैक है आईएस खुरासान प्लस टीटीपी, ये दोनों इस तरह के हमलों में मुलविस रहे हैं। और
एक छोटी सी चीज़ और इसमें ऐड करता चलूँ, क्योंकि लश्कर जंगवी जैश और इनके जो लोग हैं वो आईएसआईएस को ज्वाइन कर चुके हैं। ये मेरा ख्याल अब कोई छुपी हुई बात, ढकी छुपी बात नहीं है। और इनका एक स्टांस ये रहा है कि जो हमारे शिया कम्युनिटी के लोग हैं उनको टारगेट करना इनका बड़ा ख़ास किस्म का वो रहा है। एक जिसे कहते हैं एक नैरेटिव है इनका कि ये लोग ये वाले अटैक्स जो हैं ये तसलसल के साथ ये करते हैं। अफसोस के साथ ये चीज़ें जो हैं ये चल रही हैं। और जब अफ़गानिस्तान में 2021 में टेक ओवर किया गया अगस्त में तालिबान की तरफ से, और फिर जो लोग वहाँ पे थे जेलों में उनको छोड़ दिया गया, और उसके बाद उन्होंने आपस में एक जिसे कहते हैं कि मिल गए आपस में, एक पूरा जॉइंट वेंचर बना। टीटीपी के कुछ लोग, आईएसआईएस खुरासान के, लश्कर के और इस तरह के जैश के लोगों ने मिलकर एक नई जिसे कहते हैं कि स्टाइल ऑफ अटैक जो है उन्होंने मिलकर बनाया। और ये उसकी एक बड़ी भयानक किस्म की पिक्चर मैं कहूँगा, ख़तरनाक किस्म की मैं पिक्चर कहूँगा, जो इस वक्त हमें पेशावर में नज़र आ रही है। अफसोस हो रहा है उन लोगों के ऊपर कि जो कहते हैं कि यार हमने इनको ख़त्म कर दिया, उड़ा के रख दिया, लेटा के रख दिया। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या जिस वक्त तालिबान ने टेक ओवर किया तो नहीं पता चला हमारे इदारों को या हमारे पॉलिसी बनाने वाले लोगों को कि यार ये वाली चीज़ ये लोग कर सकते हैं, और ये दोबारा से मुनज़्ज़म हो रहे हैं, दोबारा से ये आपस में मिल रहे हैं और एक नई ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। अफसोस की बात ये है कि हमें फ़िलहाल ऐसा ही नज़र आ रहा है कि ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर, क्योंकि ये चीज़ जो है सबसे पहले हमारा तो कह कर बात कर करके जैसे कहते हैं हमारे गले सूख गए, गले बैठ गए कि इन मदरसों को कंट्रोल कीजिए, इसमें से ही सुसाइड बॉम्बर्स निकाल रहे हैं, इसमें से ही बच्चों को गलत बात सिखा रहे हैं, और ये अपने आप को, वरना एक इंसान अपने आप को किसी किस्म का एक छुरी लेके भी कट लगाने की सोचे तो वो रुक जाता है कि दर्द होगा। लेकिन इनके जहनों में इस कदर इन्होंने जो भर दिया है एक ऐसी जन्नत जो किसी ने नहीं देखी उसका, और साथ साथ ये कि जी बड़ा कोई आप नेक काम कर रहे हैं अगर आप किसी ऐसे को मार रहे हैं जो आपकी तरह नहीं सोचता, तो ये चीज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन फिर भी हमारी दुआ है कि ये चीज़ कंट्रोल हो पाए और हम मज़ीद इस तरह के हादसे नहीं देखेंगे। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं उसी तरह से मुझे भी कोई खास उम्मीद नहीं है। और ये जो अभी आए हुए थे सारे हमारे मुसलमान ब्रदर इस्लामिक कंट्री, इनसे जरा ये पूछें कि ये जो यूएई, इसराइल, अमेरिका और इंडिया क्वाड 2 बना रहे हैं उसका क्या स्टेटस है, और मुसलमान दुनिया उसके बारे में क्या सोच रही है। जो इब्राहिम अकॉर्ड हुआ है उसके बारे में भी कुछ थोड़ी बात करें, हमें बताएं कि इस वक्त मुसलमान दुनिया क्या, अगर ये ओआईसी कश्मीर और फलस्तीन के लिए बनी थी तो फलस्तीन का स्टेटस क्या है जब यूएई और कुछ और इस्लामिक ममालिक ने इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया है। और मतीन साहब, जब सारी ओआईसी के लोग बैठे हुए थे तो इंडिया ने सऊदी अरब और यूएई के कारोबारी लोगों को मैनेज किया कि वो कश्मीर में जाके इन्वेस्टमेंट की बात करें, वो वहां भी कोई करोड़ों अरबों रुपए के प्रोजेक्ट कर रहे थे। सो एक तरफ वो हमारी मदद को आ रहे हैं, एक तरफ वो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के साथ भी कनेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल जी, और दूसरी तरफ देखा जाए हमारी तो कोई मदद नहीं कर रही। ये इजलास तो हमने 2019 में मांगा था, मुझे बताएं ना, जिस इजलास की बेस के ऊपर जो 2019 में कुरैशी साहब ने और पीटीए ने मांगा था, और फिर हमने धमकी लगाई हम मलेशिया चले जाएंगे, लेकिन हम वहां भी न गए क्योंकि हमने कहा स्ट्रेटेजिक पेशेंस शो करना है मुसलमान ममालिक को, बिकॉज वहां से हमें बहुत सारा रेमिटेंस आती है, फिर ऑयल आना था डेफर्ड पेमेंट पे, फिर जब जरूरत पड़ती है वो हमारी मदद भी करते हैं। उनके हमारे मुसलमान ब्रदर के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं एक चीज समझता हूँ कि सारे मुसलमान अवाम अपनी लोग, सारे मुसलमान हुक्मरान अपनी अवाम से झूठ बोल रहे हैं और बता नहीं रहे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनली आ रही है और विद इन दी ओआईसी ममालिक आ रही है उसको अवाम को कैसे बताना है, क्योंकि शायद या तो ये स्टेटस को पार्स हैं जो इस तरह की तब्दीली नहीं करना चाहते, जो बताना भी नहीं चाहते। अभी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को मैं सुन रहा था, उन्होंने यहाँ पे अमेरिका में 1-2 इंटरव्यू दिए हैं और उन्होंने कहा है कि हम तब्दीलियां लाना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं, हम इसराइल के साथ भी मिलना चाहते हैं, लेकिन क्या मुस्लिम दुनिया इसको किस तरह लेगी। सो मेरा ख्याल ये है कि
एक इंतहाई ठंडे दिमाग से सोचने समझने की जरूरत है। मजहब की बेस पे कितनी को पॉलिटिक्स हो सकती है, कितने डिविडेंड मिलते हैं, इन सारी चीजों को एनालाइज किया जाना चाहिए। और खासकर पे ये जो इस वक्त पाकिस्तान में नया सियासी अदम इस्तेहकाम हुआ है और जो मजहब कार्ड खेले जा रहे हैं, इससे मजीद हिजान पैदा हुआ है। आपके मुल्क की लिटरेसी रेट आपको पता है कितना है और मुल्क की डायरेक्शन क्या सेट कर रहे हैं। पॉपुलर नेशनलिस्ट स्लोगनरिंग जो है, इसके कितने को एडवांटेजेस हो सकते हैं, मुल्क डिवाइड हो सकता है। मेरा ख्याल है हर सियासी जमात अपने अपने जाविये से मुल्क चलाना चाहती है। एक वो जो नेशनहुड है, नेशनलिज्म है, और वो जो मुल्क को साथ लेके चलने की जो चीज है, वो शायद इस तकसीम में मिसिंग है। जी एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि इस्लामी दुनिया में ख़ास तौर पे जो रिसोर्स रिच कंट्रीज़ हैं उनका एटीट्यूड पाकिस्तान की तरफ कितना है, वो पाकिस्तान के अंदर कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इससे कबल कमर चीमा साहब भी ये कह चुके हैं और ढिंडसा साहब भी ये कह चुके हैं, यूएई मकबूजा कश्मीर के अंदर डायरेक्ट इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो यकीनी तौर पे जो इशू और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कश्मीर है उसकी स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। तो ये विद इन इस्लामी दुनिया, इस्लामिक वर्ल्ड इंडिया के साथ भी मिलना चाह रही है। हम इंडिया को बिल्कुल कंडेम भी करते हैं जो ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर उसकी एट्रॉसिटीज़ हैं। तो ये चीज़ें डबल ट्रैक पे ये कैसे चल पाएंगी? इस्लामी दुनिया इंडिया के साथ है, हम इस्लामी दुनिया के साथ हैं, हम इस्लामी दुनिया को हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कन्विंस करते हैं। जी देखिए, डिप्लोमेसी में इस तरह से हमारी जो ज़ाती ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक नहीं चलती। डिप्लोमेसी में ये है कि ताल्लुकात जो हैं वो मुल्कों के होते हैं, उनके मफादात होते हैं। जी उनके मफादात होते हैं। अब ये जो मकबूजा जम्मू में जो वो इन्वेस्टमेंट की ऑफर दे रहे हैं, तो इंडिया ने खोला है इसको, और उसको जो है यूएई, सऊदी अरबिया और हांगकांग, माइंड यू हांगकांग पे किसका तसल्लुत है? चाइना का। ठीक है, एक बिजनेस प्रपोजिशन। आपके यहाँ जो है ये त्यामर भाषा डैम, आपके यहाँ नीलम झेलम डैम, ये जो है फॉरेन फंडिंग से बन रहा है। हालांकि ऑफ इंडिया का एक एतराज होता है कि ऑक्युपाइड जो है बकौल उनके टेरिटरी है। ये तमाम चीज़ें चलती हैं, लेकिन वो इक्तिसादी जो है वो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो इंडिया ऑफर कर रहा है और ये ममालिक ले रहे हैं। उसके बाद आप ये भी इससे इनकार नहीं कर सकते कि सऊदी अरबिया और यूएई का तकरीबन इस वक्त एग्जिस्टिंग $120 बिलियन का ट्रेड है, जिसमें $80 बिलियन यूएई का है, $40 बिलियन सऊदिया का है, और बैलेंस जो है सऊदिया और यूएई के फेवर में है। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर ऑफ ऑयल फ्रॉम दीज कंट्रीज। और उसके बाद आप ये भी देख लें कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका मुआवजा अगर आप अपने साथ करें तो वो जमीन आसमान नहीं करता। बिल्कुल। तो उससे उनकी जो इक्तिसाद है उसका एक बहुत बड़ा असर है, और ये अपनी जगह। लेकिन इसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान ओआईसी के प्लेटफॉर्म से अपने मकासद, खासकर कश्मीर के सिलसिले में, अगर 57 ममालिक जो है उसके कश्मीर के इशू को सपोर्ट देते हैं, तो ये इंडिविजुअली शायद वो कंट्रीज ऐसा ना कर सकते। जी कमर चीमा साहब, ये बताइए कि जो विजन वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओआईसी के सामने अपनी तकरीर में पेश किया, आप समझते हैं कि वो इस्लामी दुनिया के तकाज़ों के ऐन मुताबिक था? जो चीज़ें उन्होंने पेश की, एक उन्होंने वही पुरानी चीज़ पेश की, इस्लामोफोबिया, और उसके साथ उन्होंने जो इस वक्त सोशल मीडिया और मोबाइल में बढ़ता हुआ इमोरल कंटेंट है उसकी तरफ इस्लामी दुनिया की तवज्जो दिलाई। इश्यूज़ तो जो आप बात कर रहे हैं, जो एम्बेसडर आसिफ दुरानी साहब बात कर रहे हैं, ताहिर ढिंडसा साहब बता रहे हैं, इश्यूज़ कुछ और हैं। वज़ीर आज़म की तकरीर का फोकस कुछ और था। तो ये महज एक तकरीर करना मकसद था, या कोई जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि असल जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, उसके ऊपर तो बात नहीं हो रही? जी देखिए, इमरान खान साहब का जो इमीडिएट गोल है वो है अपनी पॉलिटिकल रिवाइवल। वो पॉपुलैरिटी लूज कर चुके थे। वो आप देखें ना, आप उनके जलसे का नाम क्या है? हमने बात की थी नया पाकिस्तान की, अब बात पहुंच गई है रियासत मदीना पे। सो नया पाकिस्तान से रियासत मदीना का सफर, ये ट्रांसफॉर्मेशन, इसको समझना कैसे है? इसमें कौन बात कर रहा है? हमारे क्या जो लोग हैं वो सवाल कर सकते हैं। हम इस बात से बड़े खुश हैं कि यूएन में तकरीर की
और बाइडेन उसके सामने, ट्रंप के सामने बगैर पर्ची पे। क्या ये मेरिट है? इमरान खान साहब पढ़े लिखे इंसान हैं, उन्होंने मुल्क के, वो पॉपुलर पर्सनालिटी हैं, वो बड़ी दुनिया में जाने जाते हैं, वो हमारा सरमाया है, लेकिन वो हमारा सरमाया उस तरह ना बने जिस तरह वो चाहते हैं। नेशन की क्या नीड है, और नेशन की नीड के लिए एक नेशनल डायलॉग जो कि बहुत देर का मिसिंग है। मतीन हैदर साहब जिसकी अभी शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम एक और गवर्नमेंट बनाएंगे, एक नेशनल डायलॉग खुदारा कराएं, एस्टैब्लिशमेंट भी बैठे, सारे लोग बैठे, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। और जो इमरान खान साहब ने पॉपुलर जो स्लोगनरिंग करते हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि जी हमने, तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी, उसके बाद जो हमारे साथ हुआ वो तो अंदर के लोग ही बता सकते हैं वहां पे क्या हुआ और किस तरह क्लैरिफिकेशन की गई। बट एनी हो, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ये इस्लामी दुनिया के पास ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, इसके मुख्तलिफ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिसमें इन्होंने क्या क्या कोऑपरेट करना है। अभी फॉलोअप का एक्शन कमजोर है, लेकिन आइंदा जो है आपके पास जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है तो उसको फिर आगे बढ़ाने में मदद मिलती है और वो उसको आप एक तेजी दे सकते हैं। जी कमर चीमा साहब, क्या वे फॉरवर्ड क्या है? अगर इसी तरह इस्लामी दुनिया मुनकसम रही, जो ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं, जो तब्दीलियां हो रही हैं, जो असल इश्यूज़ हैं, अगर उनके ऊपर रोशनी ना डाली गई और चंद करारदादें पास कर ली गई और ये चीज़ें हुई, इस तरह तो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। और जो सॉलिड इश्यूज़ हैं जिनकी तरफ आपने, कि इजराइल ने मस्जिद अक्सा जो है किबला अव्वल, उसको जब आग लगाई, उसके बाद OIC बनी और आज वही इजराइल इस्लामी दुनिया के साथ ताल्लुकात बना रहा है, ये OIC की स्पिरिट के खिलाफ है। तो आगे वे फॉरवर्ड क्या है? इसी तरह इजराइल की भी एंट्री रहेगी और इसी तरह ये मुलाकातें भी जारी रहेंगी, ये नशिस्तें भी होती रहेंगी। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी ठीक करनी है, हमें अपने लोगों को रोजगार देना है, उसके लिए हमें काम करना है। आज देखें, इंडिया और UAE $100 बिलियन की ट्रेड की बात कर रहे हैं, उनका मुआहदा हो गया है, वो फ्री ट्रेड में जा रहे हैं। हमें वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। हमारे साथ कोई वेस्टर्न इंडस्ट्रियली डेवलप कंट्री अलायंस नहीं करेगा, हमारे करीब नहीं आएगा अगर हमारी इकोनॉमी उस तरह नहीं होगी। मुझे तो लगता है कि शायद हमें CPEC से भी वो चीजें जो हमें एक्सट्रैक्ट करनी थी वो हम नहीं कर सके, हमारे मामलात खराब रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्रियली डेवलप मुल्क बनना है। बाकी तजर्बे पाकिस्तान में 75 साल से हो रहे हैं। भुट्टो साहब ने भी कहा था हम इसे इस्लाम की लेबोरेटरी बनाएंगे, आज वो स्क्रिप्ट दोबारा चल रहा है। सो लेट्स सी हमें किधर जाना है। इस्लामिक दुनिया से भी ताल्लुकात रखने हैं, लेकिन इकोनॉमी फर्स्ट जो है ना, वो जो बिल क्लिंटन ने कहा था दिस इज इकोनॉमिक स्टूपिड, वो वहां पे बात। पहली बार UAE के अंदर हुआ है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए उन्होंने जलसा अरेंज करके दिया है। उन्होंने सरकारी लेवल के ऊपर मंदिर बनवा के दिया है इंडियंस को। नमस्कार दोस्तों, अब एक चीज देखने लायक है कि जितने भी इस्लामिक कंट्री है, अगर आप वहां पर जाओ, मतलब एज अ विजिटर या फिर एज अ टूरिस्ट, या फिर आप मतलब रहने की तो आप सोच ही नहीं सकते, लेकिन वहां पर जाकर आप किसी को बोलो कि यहाँ पर कोई चर्च क्यों नहीं है, कोई मंदिर क्यों नहीं है, या फिर कोई और धार्मिक प्लेस क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या बना सकते हैं, आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। UAE भी ऐसा कंट्री था कि आप वहां पर मतलब इंडिया से जा रहे हो तो आप अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी वहां पर नहीं दिखा सकते थे, लेकिन अब ऐसा बदलाव आ रहा है वहां पर, खास करके प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद 2014 के बाद इतना बदलाव आ चुका है, आपको लगेगा पहले UAE और सऊदी बहुत कट्टर हुआ करते थे, लेकिन आज दूसरे कंट्री आपको कट्टर लगेंगे और ये दोनों कंट्रीज एकदम सेक्युलर लगेंगे आपको, क्योंकि UAE में मंदिर खुल रहा है। UAE के अंदर कई सारे अरब मतलब जो लोग हैं वो भजन कीर्तन करने आते हैं मंदिर में, पूजा पाठ भी करने आते हैं, हालांकि वो रेगुलर नहीं करते, लेकिन जब उनको बुला जाता है तब करते हैं। जरा सोचिए, वहां भी जो थियरी है वो इतनी कट्टर है कि वो देख भी नहीं सकती दूसरों को पूजा पाठ करते हुए, भी खुद करते हैं। मतलब जरा सोचिए कितना बदलाव आया है। और यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और जो कि जुल्फी बुखारी साहब को वहाँ पे हुई है, सुक्का तो के जवाब दिया जी उन्होंने। हम गए थे कि जी 4 बंदे अब कोरोना के बाद खुलने लगे हैं तो कुछ 4 बंदे हमारे ले लें, कम से कम एजेंडा यही किया गया, लेकिन उसके हवाले से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। जो है यही वजह है कि UAE ने हमें बड़े आराम से सफ़ेद झंडी करवाई है। उन्होंने कहा जी जब होगा, जब देग पक जाएगी तो फिर आके ले जाइएगा, फिलहाल तो देग पकड़ रही है। ये डिसीजन जो है कहीं जाने का, ये प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं या फॉरेन ऑफिस करता है उनकी रहनुमाई के अंदर। जुल्फी बुखारी साहब क्योंकि बेइंतहा नज़दीक हैं
वज़ीर आज़म साहब के और फर्स्ट लेडी के, तो डेफिनेटली जिस जगह वो गए हैं, हमारा जो सिफारत खाना है उसकी तो जान निकल गई होगी। उन्होंने तो हर लेवल के ऊपर मीटिंग अरेंज करने की कोशिश की होगी। आप फरमा रहे हैं कि गवर्नमेंट में गए हैं, गवर्नमेंट जो है यूएई की उसने इनकी बात नहीं मानी, तो मज़ाहर यही लगता चलें। और मैं ये समझता हूँ ये बात आप जो फरमा रहे हैं ये हकीकत के नज़दीक होगी। सर, यूएई के अंदर इंडियन इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। यहाँ कोई बंदा बात नहीं करता। यूएई की बायलैटरल ट्रेड विद इंडिया, यूएई के जो वहाँ उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके अंदर इंडियंस को जिस तरह फौकियत दी जाती है, उन्होंने सरकारी लेवल के ऊपर मंदिर बनवा के दिया है इंडियंस को। मैं यूएई की अर्ज कर रहा हूँ। उन्होंने एक पब्लिक, पहली बार यूएई के अंदर हुआ है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए उन्होंने जलसा अरेंज करके दिया है। अब अर्ज ये है कि वो इंडिया के साथ बहुत थिक हैं और एडवाइज़र लेवल का बंदा उस रिलेशनशिप को इंडिया के साथ के यूएई वर्सेस इंडियन रिलेशनशिप पे कोई असर नहीं डाल सकता। इनसिग्निफिकेंट है। हाँ, हमारे लिए वो 2-4 मजदूर और चले जाएं, 5-6 बंदे और हमारे जो क्रेन ऑपरेट करते हैं वो चले जाएं, वो बिल्कुल एक अलग बात है। यूएई की एक शहजादी ने पाकिस्तान के हक में ट्वीट किया था। जी। बहुत मशहूर हुआ, यहाँ अखबारों में आया। ठीक है सर। उसने सर 5वें दिन इंडियन तमाम लीडरशिप की तारीफ की। मैंने वो ट्वीट खुद पढ़ी है और उसने कहा कि आई एम प्राउड ऑफ इंडियन लीडरशिप। और उनके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जो लीडरशिप थी उसके मुतालिक उसने कहा कि मैं उन्हें फॉलो करती हूँ। ठीक, तो ये सर हकीकत है। ये हकीकत है। हम सिर्फ पहले ट्वीट को लेके दौड़ पड़े। वैसे सोशल मीडिया के ऊपर फोटोशॉप का भी बहुत ज़्यादा जो है वो दौरा है और हम तो उसको भुगतते रहते हैं। अब ये हमारी साइड ऑफ स्टोरी है। दूसरी साइड ऑफ स्टोरी ये है कि उनके फॉरेन ऑफिस जो हैं वो ग्रेडेशन पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। मतलब अगर एक मिनिस्टर जाए उसका प्रोटोकॉल बिल्कुल डिफरेंट है, एक हेड ऑफ द स्टेट जाए उसका बिल्कुल डिफरेंट है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव जाए उसका बिल्कुल डिफरेंट है, एक एडवाइज़र जाए उसका बिल्कुल डिफरेंट है। तो इन्हें डेफिनेटली जो जिस गवर्नमेंट में ये इन्होंने जाके अपना केस प्रेजेंट किया है, डेफिनेटली बात की होगी। हम जब भी जाते हैं मांगने की बात ही करते हैं ना जी। आज तक मैंने तो नहीं सुना कि 73 साल में हमने कुछ कभी देने की बात की हो। हमदम में दरीना शायद मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे, लेकिन हमने क्या कहा होगा कि जी हमारे बंदे ले लें, हमारी गुर्बत बहुत है, हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं। तो अब ये कहानियाँ जो है ना जी, वो पूरी दुनिया हमारी सुनती नहीं है। हम अपने ड्राइंग रूम के, अपने मुल्क के अंदर रह के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो इतनी तल्ख हकीकतें हैं कि हम वापस आके उनका जिक्र तक नहीं करते। तो यूएई तो हमारे मसाइल की वजह नहीं है। यूएई कहीं इस वजह से तो अवॉइड नहीं कर रहा हमें कि किते कोरोना दी ना ले आके कुछ मांगी ना लें। अब मसला ये जी कि जो आप ये देखिए कि जो सर्विसेज भारत यूएई वालों को दे सकता है वो हम लोग नहीं दे सकते। हमारे बहुत दूर दूर तक हम वो काम नहीं कर सकते। और तीसरी बात ये है रईस साहब कि अगर हमारे कुछ लोग प्राइवेटली करते भी रहते जी, करते होंगे, मैं नहीं कहता, लेकिन हम लोग ऑफिशियली नहीं कर सकते जिस तरह इंडिया ऑफिशियली करता है सारा कुछ। उनकी तजारत भी बहुत ज़्यादा है हमारे से, उनके वहाँ पे जो है इकोनॉमिक जो होते हैं उनके कल्चरल रिलेशन मफादात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उनके कल्चरल रिलेशंस बहुत ज़्यादा हैं। उनके ताइफे देख लें, हमारे ताइफे देख लें। बात यह है कि यार ऑन रिकॉर्ड आ चुका है ये बंदा कि चाइना में इसको मीटिंग से उठा दिया गया था। ठीक है, हमने कितना कब इज्जत करवाना है इस मुल्क को कि एक जो नापसंदीदा आदमी था यूए की, सऊदी अरब से अलग उसकी हमें शिकायत आई, ये चाइना से अलग आई, बल्कि चाइनीज़ ने तो लगी लिपटी रखे बगैर उसको मीटिंग से ही बाहर निकाल दिया, उसको हमने अब यूएई भिजवा दिया। यार ये किन की हुकूमत है इस मुल्क पे? भाई साहब, हुकूमत तो जिनकी है वो सबको पता है। वो रेडी वाले से आप पूछ लें तो मेरे से ज़्यादा बेहतर जवाब आपको वो दे देगा। मैं शायद हो सकता है कि अगर कोई ऐसी बात कहूँ तो मेरे लिए मुश्किल आ जाए। अभी 24 घंटे पहले मतीउल्लाह जान साहब जो हैं बाजियाब हुए हैं, इसको तो रहने दें। 1 साल पहले मैं हुआ, 1 साल पहले आप हो गए थे। अच्छा, अब बात यह है जी कि जुल्फी बुखारी साहब का आप कह रहे हैं, देखें जी वो जो चूरन बेचने गए थे वो उस मिकदार में नहीं बिका जिस मिकदार में वो लेकर गए थे। कोई नहीं, उनके उतने पेट में दर्द नहीं था यूएई वालों के ना, इसके कम बिक गया। एक बात चौधरी ज़हीर साहब ने कही है जी कि बॉल इमरान खान की कोर्ट में है, बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने। मैं इनसे
100% नहीं बल्कि कई लाख फीसद एग्री करता हूँ, लेकिन इमरान खान उस कोर्ट में नहीं है। कोर्ट में कोई और बंदा है। खान साहब बहुत दूर हैं, बल्कि वो रश में कहीं फंसे हुए हैं। पता नहीं वो अंडरपास बनेगा कभी, शायद उसके नीचे से आएंगे, या ऑरेंज ट्रेन चलेगी तो उस पर बैठ के आएंगे, लेकिन पता कोई नहीं है। BRT का रूट भी चल रहा है। मशीरों ने ही चलानी है हुकूमत, हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं है। मुझे कम अज़ कम इतराज़ नहीं है कि मशीर चलाएं। हो सकता है वो उस बंदे से जो चौधरी गुलाम सरवर साहब हैं, जो वजीरे क्या है जी, बाजी पता नहीं, शोबाजी नहीं कुछ और, हवाबाजी, सॉरी मैं माजरत चाहता हूँ जी, मैं अल्फाज बाबा, वजीरे हवाबाजी, उनसे बेहतर हो सकता है कि कोई मशीर ऐसा हो जो चला ले। हो सकता है कि नदीम बाबर साहब बेहतर पेट्रोल की सूरत हाल कर दें, अगर वजीर होता तो शायद वो 150 रुपये कर देता, उन्होंने 100 रुपया करा दिया। गुज़िश्ता दिनों मैंने ईरान की एक एयरलाइन के ऊपर लिखा हुआ देखा, बादा पहमाई हवाबाजी का पर्शन था, मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत प्यारा लगा। उनकी जो नेशनल एयरलाइन है उसके ऊपर लिखा होता है। अब उसमें यह जी कि मशीर बिल्कुल चलाएं, हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन गवर्नेंस तो बेहतर कर लेना। मशीर तो हमारे जो जाली डिग्री होल्डर, मुबैना तौर पर जाली डिग्री होल्डर वफाकी वज़रा हैं, उनसे भी गए गुजरे काम कर रहे हैं जी। सही। अब बुखारी साहब का कारोबार क्या है वाकयातन मुझे भी नहीं पता। सुना है कि जी प्रॉपर्टी में कोई लेन देन करते हैं, कोई इस हिसाब से कुछ करते हैं, पता नहीं पुराने घर खरीदते हैं। आखिरी इत्तला तक उन्होंने चाइना और सऊदी अरब में लंदन की प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश जी मैंने यही मैं बता रहा हूँ। वो वहाँ पे जो उनके थे, जो बादशाह हैं और उनके शहजादगान हैं, उनके ऊपर कर रहे थे। इसी तरह वहाँ जो बिजनेसमैन थे, जब ये गए हैं तो बिजनेसमैन के साथ इन्होंने कहा जी कि मेरे पास वहाँ प्रॉपर्टीज हैं, आप वो देखें, मैंने बड़ा अच्छा उनको रेनोवेट किया, बड़ी बड़ी वो ह्यूज किस्म के मेंशंस हैं, पुराने हिस्टोरिक मेंशंस भी मेरे पास हैं। इस तरह के काम उन्होंने किए तो उन्होंने उनको उनकी शिकायत कर दी। बिल्कुल होनी चाहिए थी। आज इंडिया ने दुबई की गवर्नमेंट के साथ वायदा कर लिया है वो IOK के लिए कि इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या हम आज इस कैपेसिटी में हैं कि हम दुबई को कह सकते हैं? दुबई की सरकार को हम नहीं कहेंगे, वो तो हमारे वीजे बंद कर देते हैं। वजीर खारजा 3-3 दिन जाकर बैठे रहते हैं, दे डू नॉट रिस्पॉन्ड। दुबई और भारत के दरमियान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे दस्तखत हो गए हैं, जिसके तहत दुबई जो है वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उसमें इन्वेस्ट करेगा। इंडिया में और जम्मू और कश्मीर में, दुबई जम्मू एंड कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनाएगा ऐसा जैसा कि दुबई में मौजूद है, जिसमें इंडस्ट्रियल पार्क्स होंगे, जिसमें टावर्स होंगे। यानी अगर वो टावर्स बनाएंगे तो ज़ाहिर है उनका जो लेवल है बनाने का, वो तो आप जानते ही हैं, बुर्ज अल अरब, बुर्ज खलीफा और इस तरह के। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो उसको जम्मू एंड कश्मीर को एक दूसरा दुबई बना कर रख देगा। लेकिन असूली एतबार से मैं समझता हूँ कि भारत को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है जम्मू और कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में। नमस्कार दोस्तों, अब यूएई ने अब जम्मू कश्मीर में जब से ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अनाउंस किया है कि हम आने वाले दिनों में $100 बिलियन का जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्ट करेंगे, तब से पाकिस्तानी मीडिया में और कमर चीमा कई बार आपको लगता है कि भाई कितना मतलब न्यूट्रल सोचता है। तो कई बार आपको पता चलेगा, कई सारे वीडियोस ऐसे हैं जिसमें कमर चीमा आपको चिल्लाता हुआ दिखेगा कि भाई मुस्लिम ये मुस्लिम वो मुस्लिम, ब्रदरहुड कहाँ गया। बात दरअसल ये है कि पहले पाकिस्तानियों को या फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इतनी बड़े लेवल पर उनको प्रायोरिटी दी जाती थी कि भाई जब कभी भी नया पाकिस्तान में प्रधानमंत्री आता था, वो सऊदी यूएई की विजिट करता था, बिलियंस ऑफ डॉलर की मतलब आपको सीधा एड दी जाती थी। उसके बाद ऑयल्स में आपको क्रेडिट दी जाती थी कि आराम से उसको पैसे पे करिएगा, ये अभी आप ले जाइए। कई सारी और सुविधाएं दी जाती थी। लेकिन जब से ये इम्पोर्टेंस पाकिस्तान की घट चुकी है, इंडिया की बढ़ चुकी है, तब से पाकिस्तान के मंत्री वहां पर जाकर बैठते हैं, 3-3 दिन तक उनको वहां पर अपॉइंटमेंट्स नहीं दी जाती। कहने का मतलब ये है कि प्रायोरिटी बदल चुकी है सऊदी और यूएई की। उनको पता है कि भी इंडिया के साथ फ्यूचर है, पाकिस्तान के साथ अब कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी इंडिया 1-2 साल के अंदर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है, जो छोटी मोटी बात नहीं है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये कोई मैच्योर लीडरशिप नहीं है। सारे अपने शॉर्ट टर्म गेन कर रहे हैं, सबके ऊपर केसेस हैं, वो केसेस से वो जो है वो बचना चाहते हैं, जेलों में जाना नहीं चाहते, डील्स करना चाहते हैं। और फिर देन फैमिली लिमिटेड कंपनीज हैं, पीपल्स पार्टी देख लें, PMLN देख लें, बाकी भी इसी तरह हर जमात में ऐसे है। इमरान खान का ये है कि इमरान खान का पता उनकी फैमिली नहीं है, तो इसीलिए उनकी पार्टी में बहुत ज्यादा गैर यकीनी सूरत हाल है, पता नहीं चलता नंबर 2, 3, 4 कौन है पार्टी के अंदर। सो यहाँ पे
ये तो जमहूरियत तो चल ही रही है, जैसे तैसे लोग अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लोग उम्मीदें लगा बैठते हैं सियासी जमातों से। चेहरे बदलने से कुछ भी नहीं होगा। देखना यह है कि क्या एक ब्रॉडर पॉलिटिकल कंसेंसस है पाकिस्तान में कि हमने दुनिया को के साथ कैसे चलना है। आज इंडिया ने दुबई की गवर्नमेंट के साथ वायदा कर लिया है वो IOK के लिए के इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इंडिया जो है जब CPEC पे चाइना इन्वेस्टमेंट करता था तो कहता था कि क्या वो कश्मीर और गिलगित में पैसा नहीं लगा सकते क्योंकि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। क्या हम आज इस कैपेसिटी में हैं कि हम दुबई को कह सकते हैं? दुबई की सरकार को हम नहीं कहेंगे। वो तो हमारे वीजे बंद कर देते हैं, वजीर खारजा 3-3 दिन जाकर बैठे रहते हैं, दे डू नॉट रिस्पॉन्ड। पॉइंट ये है कि हमें इमरान खान साहब का विजन इतना छोटा ना दिया, आप यकीन करके माने कि उन्होंने 3 साल में यूरोप का कोई विजिट नहीं किया। दुबई ने भारत के साथ एक अकॉर्ड किया है, एक ऐसा उन्होंने मुआहदा किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक अकॉर्ड किया है जिसमें ये चीज़ सामने आई है जो कि इंडिया का मीडिया बता रहा है कि दुबई और इंडिया में और जम्मू और कश्मीर में, दुबई जम्मू एंड कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनाएगा ऐसा जैसा कि दुबई में मौजूद है, जिसमें इंडस्ट्रियल पार्क्स होंगे, जिसमें टावर्स होंगे। यानी अगर वो टावर्स बनाएंगे तो ज़ाहिर है उनका जो लेवल है बनाने का वो तो आप जानते ही हैं, बुर्ज अल अरब, बुर्ज खलीफा और इस तरह के। इसके अलावा वहाँ पर पार्क्स बनेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगी और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो उसको जम्मू एंड कश्मीर को एक दूसरा दुबई बना कर रख देगा। तो ये बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट है, मैं ये समझती हूँ। उसकी वजह ये है कि देखिए ये भारतीय हुकूमत की तरफ से एक बहुत बड़ा एक तुर्क का पत्ता है, एक ऐसा कि जिसमें इंडिया अगर ये कर लेगा, फ़र्ज़ कीजिए अगर ये हो जाता है तो फिर कश्मीर वहाँ का बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा और ज़ाहिर है कि उस सूरत हाल में वहाँ पर रोज़गार निकलेगा, वहाँ पर फिर कोई किस तरीके से वहाँ पे उंगली उठा सकेगा। और क्या उस वक्त वहाँ के कश्मीरी जिनके बारे में ये कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान की तरफ से एक ही है कि वहाँ के जो कश्मीरी हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, वो धरने देते हैं, वो खैर उनको तो भी इजाज़त नहीं है। और इसके अलावा जो कुछ भी होता है उनके साथ उनके खिलाफ जो है पैलेट गन से उनको मारा जाता है और ये किया जाता है क्योंकि वो जो है वो अपनी जो है वो अलहदा वो चाहते हैं, ये सब कुछ। तो इस सूरत हाल के बाद क्या वहाँ के कश्मीरी तब भी ऐसा करेंगे या वो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये होगी कि ये तो खुशहाली की रेल पेल हो गई और अब हमें क्या ज़रूरत है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान से सवाल मेरा ये होगा कि इतने बड़े एक कदम के बाद, इतने बड़े स्टेप के बाद, इतनी बड़ी खबर आने के बाद सब चुपचाप बैठे हैं, लेटे हैं, बल्कि लेट गए हैं। कश्मीर के ऊपर सबका खून खौलता था और सब उठ के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर हमारा है। और फिर ये कि भारतीय हुकूमत, मोदी और इन सब के ख़िलाफ़ जो है वो खूब नारेबाजी और वगैरह, बहुत अच्छी बात। वो अब मेरा सवाल ये होगा कि वो जो फ्राइडे को कितनी आधे घंटे के लिए खड़े होने का जो एक वो था, तो क्या अब एक टांग पे खड़े होकर करना है आपने वो, तो अब क्या करना है? या फिर अब आप कहेंगे कि नहीं, अब फ्राइडे के अलावा संडे को भी हम खड़े हुआ करेंगे इस एहतजाज में कि वहाँ पर अब दुबई जा रहा है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर रहा है। दुबई और भारत के दरमियान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे दस्तखत हो गए हैं, जिसके तहत दुबई जो है वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उसमें इन्वेस्ट करेगा। अभी तफसीलात आना बाकी हैं क्योंकि ये सिर्फ MOU है। उसके बाद अब क्या आगे किस तरह इसको लेकर चलते हैं, आया कश्मीर वैली में इन्वेस्टमेंट होती है या जम्मू में होती है, या जम्मू और कश्मीर के दरमियान जो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत उसमें प्रॉब्लम्स हैं उनके दरमियान है, क्या वो तो तफसीलात की बात है। लेकिन असूली एतबार से मैं समझता हूँ कि भारत को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है जम्मू और कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि बुनियादी एतबार से देखा जाए तो मुसलमान ममालिक ख़ास तौर पे OIC के ममालिक हमेशा सेंसिटिव रहे हैं इस मामले में कि वो पाकिस्तान की जो हमारी और कश्मीरियों की जो सेंसिटिविटीज़ हैं उनका हमेशा उन्होंने ख्याल रखा है और कोई ऐसा काम नहीं किया कि पाकिस्तान यूँ महसूस हो कि OIC या मुसलमान ममालिक पाकिस्तान के पीछे खड़े नहीं हैं। गो के कई एतबार से वो इतने वोकल भी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसे इक़दामात उस तरह भी नहीं लिए कि बिल्कुल हमारी जो एक सेंटिमेंट है, फीलिंग है, उसके ख़िलाफ़ भी कुछ करें।
इसी वजह से बहुत दफ़े हमने देखा कि मुसलमान ममालिक इवन जो सफ़रा भी वहाँ न्यू दिल्ली में होते हैं या अब तक थे, तो वो ज़रा गुरेज करते थे मकबूजा जम्मू और कश्मीर जाने में। सबसे बड़ी खबर जो मेरे पास है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो तो मुस्लिम उम्मा के ऊपर एक बम बनकर गिरनी चाहिए वाली खबर जो है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो तो इस खबर को सह भी सकेंगे ये नहीं, देखने वाली बात है। इसराइल के साथ ताउन को तैयार हैं, तुर्क सदर का ये स्टेटमेंट है। तुर्की की कोशिश है कि वो खलीज फारस और मशरक़ वस्ता के ममालिक के साथ ताउन को बढ़ाए। इसराइली सदर आइज़िक हेरोज़िग, ये नया इसराइली सदर है, तो आइंदा महीने वो तुर्की का दौरा करेगा। अब वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो एक पाकिस्तान के लिए जहाँ पर एक बहुत अच्छे जज्बात थे हमेशा, अब वहाँ पर इंडियन इन्फ्लुएंस आ गया, इजरायली इन्फ्लुएंस आ गया। तैयब एर्दोगान मुस्लिम उम्मा का वो फिगर हैं जो कहते हैं मैं बनूंगा, मैं हूँ, मुझे तस्लीम किया जाए। लेकिन ये उनका एक यू टर्न है इसराइल को लेकर। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान भी इसराइल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके हैं। कहा जाता है कि इसराइल के जो मौजूदा सदर हैं उनको दौरे तुर्की की दावत भी एर्दोगान ने खुद दी है। तो यू कांट डू एनीथिंग ना, आप कर क्या सकते हैं, आप बताएं तो सही। हमारे बड़े ही हर दिल अजीज जिनके ऊपर पाकिस्तान की अवाम जान छिड़कती है। आखिर तुर्की के मौक़िफ़ में ये तब्दीली क्यों आ रही है, इसके पीछे वजह क्या है? बिल्कुल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इसराइल के साथ ताल्लुकात हम बेहतर बनाएंगे, तो हमारा कौन होगा दोस्त ताकतवर, हम किधर जाएंगे? नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है टर्की के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक समय था जब टर्की आप शांत हो गया, लेकिन एक समय था जब टर्की ने यह सोचा था कि भाई कब तक ये सऊदी और यूएई की लीडरशिप पूरे मुस्लिम कंट्रीज को कंट्रोल करेगी। पूरे मुस्लिम मतलब कि जितने भी कंट्रीज हैं उनको कंट्रोल करेगी। ये दोनों मतलब बाय डिफॉल्ट लीडर अभी भी है। लेकिन एक समय था जब टर्की, पाकिस्तान, मलेशिया जैसे कंट्री ने एक ग्रुप बनाया और फिर इन दोनों को चैलेंज किया, मतलब सऊदी और यूएई को चैलेंज किया। यूएई भी छोड़ दीजिए, सऊदी को चैलेंज किया। लेकिन हुआ कुछ नहीं। उसके बाद एक बार ऐसा भी हुआ कि भाई पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में लड़ाई हो गई, तो टर्की ने बहुत ही अलग तरीके से चिल्लाया कि ये कैसे हो सकता है वगैरह वगैरह। लेकिन जब डिटेल में चेक किया गया तो पता चला कि भाई सारे मुस्लिम कंट्रीज जो है जिन्होंने इजराइल के साथ रिलेशन तो तोड़ के रखे हैं, लेकिन टर्की ने तो रिलेशन मेंटेन रखे हैं, खास करके ट्रेडिंग बिजनेस। तो ये दोगलापन सामने आ गया। और आज भी अभी भी टर्की अपना ही सोच रहा है, ना ही वो मुस्लिम वर्ल्ड का नहीं सोच रहा, आज भी अपना ही सोच रहा है। कैसे? वो इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट है वो विजिट करने वाला है टर्की। जरा सोचिए, यहाँ पर पूरी दुनिया को वो मतलब एक दूसरे से फाइट करवा रहा है और खुद इजराइल से यहाँ पर जाकर गुफ्तगू कर रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। अब रजब तैयब एर्दोगान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है तुर्की के सदर ने, लेकिन ये उनका एक यू टर्न है इसराइल को लेकर। इसराइल को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा हो या दुनिया के कोई और फोरम हो या मुलाकातें हो, हर जगह पे रजब तैयब एर्दोगान ने बड़ा टफ टाइम दिया था। इससे पहले जो इसराइली सदर नेतन्याहू था, उसके साथ तो रजब तैयब एर्दोगान ने बहुत जगहों के ऊपर बड़ा सख्त रवैया अपनाया था। तो अब उनका एक यू टर्न है। पहले आप स्टेटमेंट देखें, फिर मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ। इसराइल के साथ ताउन को तैयार हैं, तुर्क सदर का ये स्टेटमेंट है। तुर्की की कोशिश है कि वो खलीज फारस और मशरक़ वस्ता के ममालिक के साथ ताउन को बढ़ाए। इसी तनाज़ुर में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ये उनका एक मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के साथ करीबी ताल्लुकात और दोस्ताना ताल्लुकात को इंतहाई अहम करार दिया है। ये उस वक्त हो रहा है जब तुर्की अपनी मईशत को बेहतर करना चाहता है। तुर्की को इस बात का आइडिया हो गया है कि खाली फ़ौजी ताकत सब कुछ नहीं होती, ज़ोर और ताकत के साथ सब कुछ नहीं किया जा सकता। एक मजबूत मईशत के बग़ैर वो अपने अहदाफ को हासिल नहीं कर सकते। रजब तैयब एर्दोगान ने नशरियाती इदारा उनके मुल्क का NTV, उससे उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि इसराइली सदर आइज़िक हेरोज़िग, ये नया इसराइली सदर है। इससे पहले जब वो रिपोर्ट कर रहे थे तो नेतन्याहू के बारे में रिपोर्ट कर रहे थे, और आइज़िक के आने के बाद हमने कुछ ज़्यादा इस पर काम नहीं किया इस खित्ते पे। तो आइंदा महीने वो तुर्की का दौरा करेगा।
इससे पहले इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे रजब तैयब एर्दोगान के, और उसको कई जगहों के ऊपर टफ टाइम भी दिया था, लेकिन ये इसराइली प्रेसिडेंट हैं और इसके साथ कुछ बेहतर ताल्लुकात दिखा रहे हैं रजब तैयब एर्दोगान। सबसे बड़ी खबर जो मेरे पास है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो तो मुस्लिम उम्मा के ऊपर एक बम बनकर गिरनी चाहिए, ये वाली खबर जो है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो तो इस खबर को सह भी सकेंगे ये नहीं, देखने वाली बात है। हमारे बड़े ही हर दिल अजीज़ जिनके ऊपर पाकिस्तान की अवाम जान छिड़कती है, और हमारे वज़ीर आज़म ने उनके कहने पर पूरी कौम को अलतोगरल ड्रामा दिखाया। जनाब तैयब एर्दोगान साहब, प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान साहब ने अब ये फ़ैसला किया है कि वो इसराइल से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिलेशंस रखना चाहते हैं, और जो इसराइल के प्रेसिडेंट हैं वो नेक्स्ट मंथ टर्की के दौरे पर आ रहे हैं। और तैयब एर्दोगान ने NTV को एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि वो इसराइल के साथ ताउन करने के लिए, उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। और ये बात उन्होंने क्यों कही ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन आप पहले ये सोचिए कि तैयब एर्दोगान मुस्लिम उम्मा का वो फिगर हैं जो कहते हैं, जो समझते हैं कि अब सऊदी अरेबिया के बाद, यानी पहले तो आप समझते हैं कि मुस्लिम उम्मा का तस्वुर ये समझा जाता था सिंबल सऊदी अरेबिया ही लीडर है, लेकिन तैयब एर्दोगान ने कहा कि मैं बनूंगा, मैं हूँ, मुझे तस्लीम किया जाए। उन्होंने भरपूर अपनी पूरी कोशिशें की। इस सिलसिले में उन्होंने ऐसे इस्लामिस्ट किस्म के जो हैं स्टेप्स लिए, इस तरह के लिए कि जिस पे उन्होंने कहा, ख़ास तौर पर जो पैलेस्टीन का मामला है, फ़लस्तीन का मामला, वो तो वो अपनी जान से लगा के रखते हैं। वो कहते हैं इसराइल जो है वो फ़लस्तीन पर हमले करता है, उसके ख़िलाफ़ जाहिरियत करता है, हम किसी भी सूरत जो है वह कबूल नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा एक फ़ाशिस्ट है, और इस तरह की चीज़ें वो अक्सर कहते रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने मुल्क में तो ऐसा किया या नहीं किया, लेकिन पूरे पाकिस्तान को उन्होंने अलतोगरल ड्रामा दिखाया और सबको जो है वो जिहाद के पीछे लगा दिया। और हम देखिए, हमारी सिचुएशन देखिए कि हम दूसरे कंट्री का ड्रामा ख़रीद कर चला रहे हैं और पूरी कौम को किस पे लगा रहे हैं? जिहाद पर। और क्योंकि अलतुगरल ड्रामा क्या है आप देख लीजिए, उसमें क्या है, बड़ा आपको अगर अच्छा लगे, लेकिन उसका मोटिव क्या होता है। देखिए एक ड्रामे का असर क्या पड़ता है, ये इस दौर में आप दूसरों के ऐसे ड्रामे देखकर जो है वो दिखा रहे हैं लोगों को। बहरहाल उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात, क्योंकि मैंने देखा नहीं, मैं क्या बात करूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसके अंदर क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ कि तैयब एर्दोगान ऐसा कर क्यों रहे हैं। तैयब एर्दोगान ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इज़राइल, यानी आप समझ लीजिए कि रोम के ज़रिए यूरोप से जो कुदरती गैस है, नेचुरल गैस, उस पर एक बड़ा कंपटीशन होता है, और वो होता है टर्की, कब्रस और यूनान के बीच। और टर्की ये चाहता है कि ये जो नेचुरल गैस है इस पे उसकी इजारादारी कायम हो, वो इस कंपटीशन में जीत जाए, क्योंकि रोम से यूरोप आने वाली इज़राइली नेचुरल गैस जो है, कुदरती गैस, उसमें एक बड़ा कंपटीशन रहता है। इस कंपटीशन में कब्रस और यूनान और टर्की ये कंट्रीज शामिल है, और टर्की ये चाहता है कि उसकी इसके ऊपर इजारादारी हो और वो इस कंपटीशन में जीते। ये वजह है कि वो अपने ताल्लुकात इज़राइल के साथ बढ़ाना चाहता है। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि वो ट्रेड भी उसके साथ मज़ीद आगे बढ़ाना चाहता है। इस वक्त जो हमारे पास ताज़ा खबरें हैं कि तुर्की के साथ एक मरतबा फिर इसराइल ने ताल्लुकात बेहतर करना शुरू कर दिए हैं, तुर्की के साथ दोस्ती लगाना शुरू कर दी है, और तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान भी इसराइल के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके हैं। कहा जाता है कि इसराइल के जो मौजूदा सदर हैं उनको दौरे तुर्की की दावत भी एर्दोगान ने खुद दी है। गुज़श्ता रोज़ इसी हवाले से तुर्की के अंदर बाकायदा एक इजलास भी हुआ है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि तुर्की ने कहा है कि इसराइल का तुर्की के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना ये तुर्की के लिए भी मुफीद है और इसराइल के लिए भी मुफीद है। एर्दोगान ने कहा है कि इसराइली सदर आइजक हेरोज़ग के अव्वलीन दौरे तुर्की से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात का एक नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर यूके के प्रधानमंत्री की भारत की विजिट के बारे में बात हो रही है कि भाई आखिरकार ऐसा क्या है कि यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिका हो या फिर कोई और कंट्री हो, वो दौड़ा दौड़ा सीधा इंडिया में चला आता है। और मान लीजिए कि हम भी, मतलब पाकिस्तान भी अगर चाहता है कि उस लेवल की पार्टनरशिप या फिर उस लेवल का वैल्यूएशन उसे भी मिले, क्योंकि पाकिस्तान की हर समय यही एक कंडीशन रहती थी कि अगर आप इंडिया को ये चीज दे रहे हो तो हमें भी आपको देनी पड़ेगी, और हमारे साथ भी रिलेशन आपको अच्छे रखने हैं तो ये करना पड़ेगा। और दूसरे कंट्रीज ये करते थे क्योंकि उस समय उनको इंडिया की तरफ झुकाव रखने से कोई बेनिफिट था नहीं। लेकिन अब ऐसा है कि अगर आपको याद हो, पिछले इमरान खान के टेन्योर में एक सिचुएशन हुई थी
कि भाई जो यूके है वो इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन चाहता है, ठीक है। कई तरह की सहूलियत प्रधानमंत्री मोदी को दी जाती है, या फिर कहे कि इंडिया से जो टाइप होगा उसमें दी जाएगी। अब पाकिस्तान भी ये चाहता था, इमरान खान के टेन्योर की बात है। अब यूके ने पूछा ही नहीं कि भाई अब क्या करना चाहते हो क्या नहीं, मतलब सीधा यहाँ पर आप कह सकते हो कि लात मार दी। तो यहाँ पर उसी टाइप की बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने, और हम जाके हर मुल्क में जाके जब भीख मांगते हैं, पैसे लेते हैं, तो लोग हमें कौन सीरियस लेगा। वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं इस हफ्ते। बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है दोस्तों, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि तकरीबन, अगर मैं आपको बताऊं कि तकरीबन जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है यूके के अंदर, उसने कोई तकरीबन 95,000 नौकरियां, 95,000 जॉब्स जो है वो अक्रॉस यूके इंडियन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट से क्रिएट हो रही हैं। अब आप देखें कि एक तरफ ये किस तरह अपने ताल्लुकात को मैच्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। और आपको पता है कि जब से ये ब्रेक्सिट हुआ, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो बड़ी परेशान है कि हमने अपने लोगों की नौकरियों को किस तरह मेंटेन करना है, किस तरह सस्टेन करना है, और किस तरह वो एक जो जिसे कहते हैं ना कि एक उनको वैल्यू किस तरह देनी है कि हमारे वहाँ पे बेरोज़गारी ना आए। ये बहुत बड़े सवाल है, मेरा ख़्याल है, जिसको कहीं न कहीं से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। इसलिए जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है वो आ रहे हैं इंडिया, नॉट फॉर दिस, मैं और बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा इस हवाले से। लेकिन मैं बता रहा था कि जो पोस्ट ब्रेक्सिट जो ट्रेड अपॉर्च्युनिटीज़ हैं इंग्लैंड के लिए, वो कम हुई हैं, तो वो ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया में भाग रहे हैं, और इस हवाले से इंडिया को भी बड़ी वो अहमियत दे रहे हैं। यूके इंडिया एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो कि अनाउंस हुई जिसके लास्ट ईयर। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, पाकिस्तान भी ये पार्टनरशिप चाहता था कि हमारे साथ भी यूके इसी तरह की पार्टनरशिप करे। लेकिन जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने इसके ऊपर कोई हमें लिफ्ट नहीं कराई थी। ये मुझे याद है, आई स्पोक टू समवन वेरी सीनियर लेवल पे, कहीं पे मैं बैठा था, तो उन्होंने हमें बताया कि ये चीज़ें हमने भी रिक्वेस्ट की कि जिस तरह आपने 10 साल का एक मंसूबा या 10 साल का एक जो प्लान है, जो इंग्लैंड के साथ तय किया है, वो हमारे साथ भी करें। लेकिन ख़ैर वो करने को तैयार नहीं थे। और वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन उन्होंने करनी है, ट्रेड पे, हेल्थ पे, डिफेंस पे, सिक्योरिटी पे, लेकिन और इंडिया को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एज़ ए प्रायोरिटी कंट्री के तौर पे रखा हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि हमने ये 2021 में बेसिकली एक रिव्यू इन्होंने किया था, जिसमें उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया कि हमें ये चीज़ें करनी हैं। और जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं, वो ज़ाहिर बात दैट इज़ प्राइमरीली नोन एज़ फ्रॉम द लेंस ऑफ बिज़नेस, ट्रेड, डिफेंस, इन चीज़ों पे है। और ये बात चल रही है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको नेगोशिएट किया जाए, और अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो कहा जा रहा है कि तकरीबन 28 बिलियन पाउंड की जो बायलैटरल ट्रेड है, दैट विल गो बाय 2035 तक। तो और जिससे ज़ाहिर बात है कि वो ये सोच रहे हैं कि अगर ये ट्रेड इस तरह जाती है तो यूके के अंदर नौकरी क्रिएट होगी। अब आप इमेजिन करें कि जब पाकिस्तानी सरकार जो है, अगर आपको याद हो, मैंने इसके ऊपर बड़ा बोला था कि जब पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ साहब जो हैं, उन्होंने कहा था कि आप कब तक भीख माँग-माँग के गुज़ारा करेंगे। तो ये अल्फ़ाज़ हम तो नहीं कहते थे, लेकिन हुकूमत ने खुद ही कहने शुरू कर दिए। उसकी वजह ये थी कि जब भी अभी जैसे पाकिस्तान में एक नई हुकूमत आई है, तो वो जी क्या अभी बड़े परेशान हैं, क्योंकि पिछले 10-12 साल का एक पैटर्न 15 साल का चला आ रहा है। ये है विविड मेमोरी, क्लियर मेमोरी, विज़िबल मेमोरी, नज़दीक तरीन की मेमोरी जो है, सोशल मीडिया, मीडिया की मेमोरी है। जैसे ही हमारी हुकूमत उठती है, आती है, नहीं वो सीधी चली जाती है सऊदी अरब, सीधी चली जाती है यूएई और चाइना, और कहती जनाब सानू पैसे दे दो वरना असीं डिफ़ॉल्ट कर जावांगे। सो दिस इज़ नॉट हाउ नेशंस गो। नेशन इस तरह तो तरक्की नहीं करेंगे, वो अकेले चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, व्हिच इज़ राइट। खैर एनी हाउ, लेकिन मेरा जो पॉइंट है आज का जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो ये है कि हमें नौकरी क्रिएट करने के लिए हमने पाकिस्तान में देखा है कोई रिसेंटली कोई जो है वो
कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आ रहा हो, बड़े कम आ रहे होंगे, सिर्फ ओआईसी के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से, कश्मीर के हवाले से। लेकिन हमें तो ट्रेड चाहिए, कारोबार चाहिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए, हमें तो ये चाहिए ना। हमें तो ये सारा टाइम जो जियो स्ट्रेटेजिक से हमें बाहर निकल के जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना है। तो अगर हमें जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना है तो फिर हमें इन चीज़ों को देखना है, जहाँ पे देख लें कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है वो भागा-भागा इंडिया आ रहा है और उसको पता है। अच्छा, मज़े की बात है कि जब तक इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इमरान खान साहब ने एक भी इंग्लैंड का दौरा नहीं किया। ठीक है जी। अमेरिका का दौरा तो वो ट्रम्प के हवाले से वो हो गया सारा मैनेज और वो सारी चीज़ें हो गई। लेकिन इन्होंने एक भी दौरा जो है वहाँ का नहीं किया और यूरोप का कोई दौरा नहीं किया, जिसको पता मैं बार-बार यहाँ पे हाइलाइट करता रहा हूँ। हमारी अवाम क्योंकि इमोशनल है, वतन से मोहब्बत करती है और चाहते हैं कि मुल्क के अंदर शायद कोई करप्शन जो है वो ना हो और हालाँकि ये बड़ी जिसे कहते हैं ना बड़ी वो ब्लैक एंड व्हाइट में आप इन चीज़ों को नहीं देख सकते करप्शन को और इन चीज़ों को। ख़ैर एनी हाउ ये जो क्वेश्चन है कि अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जब आएगा और वो आके कह रहा है कि जी हम इन डेप्थ टॉक्स चाहते हैं इंडिया के साथ, जहाँ पे हम इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रहे हैं, डिफेंस में, डिप्लोमेसी में, इकोनॉमिक पार्टनरशिप में और जो है और पर्टिकुलरली अगर मैं आपको बात बताऊँ, बार-बार जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर या जितने भी वेस्टर्न ममालिक हैं, वो अपने आप को इंडिया के साथ एसोसिएट करना चाह रहे हैं इंडो पैसिफिक। अच्छा, बहुत सारे शायद पाकिस्तानियों को नहीं पता शायद कि इंडो पैसिफिक की कितनी वैल्यू है। मैंने रिसेंटली भी एक रिसर्च पेपर लिखा था फ्रांस की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में, इसमें ऑप्शंस क्या हैं पाकिस्तान के लिए। आई शेयर्ड इट ऑन माय ट्विटर मे बी और ऑन माय फेसबुक आई थिंक। ये पाकिस्तान नेवी का एक जर्नल है द बेकन जिसमें वो शेयर हुआ। ख़ैर अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि इमरान खान साहब ने तो या हमारी किसी सरकार ने तो किसी को तो पता ही नहीं इंडो पैसिफिक होती क्या है। ना किसी ने सोचा ना बात की। मैंने कभी पाकिस्तान की किसी फॉरेन पॉलिसी शो पे नहीं सुना और बात करता रहा हूँ कि भई ये कितनी ज़्यादा वैल्यू रखता है कि हमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। अब आगे आ जाएँ, अब वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने और हम जाके हर मुल्क में जाके जब भीख माँगते हैं, पैसे लेते हैं तो लोग हमें कौन सीरियस लेगा? ख़ैर पाकिस्तान तो स्टैटिक है, हमारी जो पोज़ीशन है वो ये है कि हमारे यहाँ तो ये डिटरमिन नहीं हो पा रहा कि किसने क्या किरदार अदा करना है, कौन-सा हुकूमत में होगा, कौन-सा ऑपोज़िशन में होगा। तो मैं सड़कों पे आ जाऊँगा और जो एक तरीक़ाकार होता है, ये बदकिस्मती है पाकिस्तानी सियासत की, लेकिन कोई बात नहीं, शायद हम इसी तरह ही सीख जाएँ और शायद हमें कुछ इससे सबक मिल जाए और हमारी लीडरशिप जो है वो शायद कोई मैच्योर रोल प्ले करे। एनी हाउ मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा जहाँ की जिसकी जो अवाम पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत के खिलाफ ही प्रोटेस्ट कर रही है। ख़ैर और इमरान खान साहब बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो बट आई एम प्रीव्यू टू दिस जिसे कहते हैं ना आई एम ऑफ द व्यू एंड आई हैव दिस इन्फॉर्मेशन। आप प्राइम मिनिस्टर हैं कंट्री के, आपका काम है जाना, ताल्लुकात बनाना, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, इसको हम बोलते हैं इस तरह की कम्युनिटी के अंदर आप घूमते हैं। यू गो एंड यू रब योर शोल्डर्स, यू मीट इन्फ्लुएंशियल पीपल, यू फाइंड आउट अपॉर्चुनिटीज़। आपने अपने मिनिस्टरों को 1-2 को भेज दिया और वो वहाँ की तकरीरें करके आ गए। आपने इतने बड़े अगर इमरान खान साहब ने जहाँ पे ट्रीज़ दरख्त लगाने की बात है, ये इमरान खान साहब का नाम आता है पाकिस्तान में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इस लेवल पे दरख्त लगाने को जो एप्रिशिएट किया जाना चाहिए, वो इमरान खान साहब के दौर में हुआ। सो हम जहाँ पे उनकी इतनी ज़्यादा तनकीद करते हैं, जहाँ पे उन्होंने कोई उनसे गलती से एक आधा अच्छा काम हो गया, हम उसको भी तारीफ़ करना चाहेंगे ताकि ये नहीं है कि अब आप अगर उनकी हम क्योंकि हमारा ताल्लुक इमरान खान साहब से वो ज़ाती कोई नफ़रत नहीं है, उनकी पॉलिसीज़ पे तनकीद करना जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इमरान खान साहब उस कॉन्फ्रेंस में ना गए, रीज़न बिहाइंड इज़ सुनने में मुझे सुनने में आता है, मेरे सुनने में आता है। उन्होंने कहा जी एक तो उन्होंने कहा जी कि मैं इसलिए नहीं जा रहा कि वहाँ मैंने क्या थोड़ी-सी तकरीर करनी है और उधर वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे जो है वो एक स्पेसिफिक मीटिंग भी हो रही थी जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जो कंसोर्शियम बना था कुछ ममालिक का, जिसमें कुछ ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स जो थी वो ज़ाहिर बात है होनी थी और वो सारा कुछ। तो इमरान खान साहब ने कहा जी हम तो उसमें हैं ही नहीं है, तो हमें वहाँ जाने का क्या फ़ायदा होगा?